Hello everyone, welcome to our today's social science class. Students, we were doing first chapter of history class 10, that is the rise of nationalism in Europe. In our previous classes we had seen the process of unification of German and Italy, जिसमें बहुत सारे revolutionaries ने मिलकर they played a role to unify the nation. जैसे हमने जोसेफिन मैज़नी के बारे में हमने देखा था, कैवोर जो कि एक मिलिट्री कॉप था उसके बारे में हमने देखा था. ठीक है, तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज, किंग एंड मिलिट्री फोर्स ने मिलकर क्या किया, इन नेशंस को यूनिफाई किया. टुडे विल लर्न अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. और ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज केस, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफिकेशन ऑफ यू कैन से जर्मन और इटली. वाई इट इज़ अ स्ट्रेंज केस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेशंस हैड टू फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बिकम फ्री. बहुत सारे देशों को क्या करना पड़ा. जर्मन और इटली की भी हम लोग अगर बात करें तो जर्मन के ऊपर, इटली के ऊपर दूसरे देशों का क्या था, वहाँ पे रूल था. ओके, बाहरी शक्तियाँ वहाँ पे शासन कर रही थी, लेकिन दे हैड टू फाइट टू बिकम इंडिपेंडेंट. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द नेशंस. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, देयर आर सम नेशंस विच आर रियली वेरी लकी एंड दे डिड नॉट हैव टू फाइट. उनको इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनको आज़ाद होने के लिए, एक नेशन बनने के लिए क्या है, उनको किसी से फाइट नहीं करनी पड़ी, उनको कोई वॉर नहीं करना पड़ा. तो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग. और हम लोग बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, इट वाज सच अ कंट्री. ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा ही हमारे सामने एग्जाम्पल है जिसको एक नेशन बनने के लिए फाइट नहीं करना पड़ा. दे डिड नॉट हैव टू फाइट अ वॉर टू बिकम अ नेशन स्टेट. व्हाट दे हैव टू डू, ग्रेट ब्रिटेन बिकेम अ नेशन आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस. अगर हम लोग ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ये कोई एकदम से ऐसा नहीं है कि आज क्रांति हुई, जैसा जर्मन और इटली में हुआ था कि कुछ समय के लिए क्रांति हुई और दे बिकेम इंडिपेंडेंट. नो, द स्टोरी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन टू बिकम अ नेशन स्टेट इज़ रियली अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. इट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वॉर, इट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ गेटिंग सेपरेट फ्रॉम अदर नेशन. वो किसी दूसरे देश से अलग नहीं हुए थे. यहाँ पे कुछ नेशंस कंबाइन होंगे, हम आगे स्टोरी देखेंगे इसके यूनिफिकेशन की. तो इसमें कुछ स्मॉल आइलैंड्स कह लो या कुछ नेशंस कह लो, दे विल गेट यूनिफाइड. वो इकट्ठे होंगे, ना कि किसी दूसरे देश से वो अलग होंगे. अगर हम लोग अब ब्रिटेन की बात करते हैं तो हेयर यू कैन सी अ मैप ऑफ ब्रिटेन. और यहाँ का क्या था बेटा, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लिव्ड इन दिस ब्रिटिश आइलैंड. इस ब्रिटिश जो आइलैंड ग्रुप है, इसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप या सोशल ग्रुप के लोग जो है आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर रहते थे. और वो एथनिक ग्रुप्स कौन कौन से थे, यू कैन सी हियर इन द मैप. दिस कंप्लीट आर द ब्रिटिश पीपल. अब देखो इसमें इंग्लिश यानी इंग्लैंड, वेल्श पीपल, स्कॉटिश पीपल एंड आयरिश पीपल. तो ये चार अलग अलग रीजन्स हैं. अब ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, दिस कंप्लीट वाज इंग्लैंड, this was Welsh portion, this blue is the Scotland and this is a part of Ireland. I am repeating, this is a part of Ireland, this is not a complete Ireland. Ireland जो है एक अलग से आइलैंड है, ओके. बट ये आयरलैंड का कुछ हिस्सा है जो कि किसमें, आगे जाके हम देखेंगे कैसे, किसमें मिल गया, ब्रिटेन में मिल गया. और इसके लिए हुआ क्या, of these the English had a lot of power as they ruled many colonies. तो जो इंग्लिश पीपल थे, यानी अब जो इंग्लैंड हमने देखा था ना, यहाँ पे ये देखो येलो वाला पोर्शन वी हैड सीन. तो ये जो इंग्लिश पीपल थे, दे वर वेरी पावरफुल. और इनका पावरफुल होने का कारण क्या था बेटा, इनका कारण ये था कि इंग्लैंड में 18 जो है बहुत जल्दी क्या हो चुका था, इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ गया था. ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो है मॉनेटरी डेवलपमेंट होने लगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी, लोगों की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होने लगी, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होने लगी. सो पावरफुल तो वो पहले ही थे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इनकी जो पावर थी वो और ज़्यादा क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी. ओके, और हमने देखा था कि अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया कि इसकी जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस और इट वाज नॉट अ सडन चेंज, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. तो लॉन्ग प्रोसेस की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसकी शुरुआत हुई 1280
1883 में, यू कैन सी हेयर वेल्स, मैंने आपको 4 रीजन्स बताए थे, सबसे ऊपर था हमारा स्कॉट, यहाँ पर था हमारा इंग्लैंड और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया था वेल्स। तो ये जो वेल्स रीजन था इट वाज सेपरेट अर्लियर, लेकिन 1283 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश किंग थे, आई एम सेइंग किंग, ब्रिटिश जो किंग थे एडवर्ड वन, व्हाट ही डिड, ही इंक्लूडेड वेल्स इन द ब्रिटिश सॉवरेनिटी। उन्होंने क्या किया, वेल्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो देखो प्रोसेस, पहला स्टेप कहाँ हुआ, 1283 में। ओके, सो इट वाज द टाइम व्हेन दिस प्रोसेस वाज स्टार्टिंग। और वेल्स के साथ साथ और भी बहुत सारी यूरोपियन प्लस एशियन कंट्रीज थी जिनके ऊपर की ब्रिटिशर्स का आप कह सकते हो इनका रूल था, इनका राज था, लेकिन दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, दे वांट्स मोर, दिस वाज नॉट इनफ फॉर देम, सो व्हाट दे डिड, दे वॉन्टेड टू रूल द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने सोचा कि हमारी बाकी यूरोपियन नेशंस पर तो उन्होंने अपना कब्जा कुछ कर ही रखा था, लेकिन देन व्हाट दे प्लान्ड और दे वॉन्टेड टू रूल दीज ब्रिटिश कंट्रीज ऑल्सो। इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, द स्टार्टिंग वॉज 1688 में। सबसे पहले तो इन्होंने व्हाट दे डिड, जो पार्लियामेंट थी वहाँ की इन 1688, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, तो इन 1688 दे सीज द मोनार्कियल पावर। उन्होंने मोनार्कियल पावर बिल्कुल ख़त्म कर दी ताकि वो लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेप्स हैं वो ले सकें फर्दर। 1688 में मोनार्कियल पावर फिनिश करने के बाद 1707 से 1801 तक हम देखेंगे कुछ चेंजेस होंगे, कहाँ पर, ब्रिटेन में। और ये चेंजेस क्यों होंगे, फॉर द मेकिंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले वो लोग लेकर आए द एक्ट्स ऑफ यूनियन। अब ये एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, अब ये जो हम पूरा यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना ब्रिटेन की, ये किसके कारण पॉसिबल हुई, दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन। अब कैसे हुआ, बाय दिस एक्ट 1707 में जो है ये एक्ट आया, कब आया बेटा ये एक्ट, 1707। तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड। अभी इसमें क्या कर दिया, अभी तक जो सिर्फ इंग्लैंड था वे उसको क्या बना दिया, ब्रिटेन बना दिया। और क्या बना उसमें, चेंजेस क्या हुए, दिस एक्ट अलाउड द इंग्लिश टू रूल द स्कॉट्स। देखो ये हमारा इंग्लैंड था, वेल्श ऑलरेडी 1283 में इनके कंट्रोल में आ चुके थे। अभी इन्होंने अगला स्टेप जो 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन इन्होंने बनाया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अभी जो स्कॉटलैंड था दिस वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। और ये पूरा रीजन, कौन सा रीजन, ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस स्कॉटलैंड, वेल्श एंड इंग्लिश, दिस रीजन वाज कॉल्ड द ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक इन्होंने किया। अब देखो वहाँ पे जब उनका शासन हो गया तो उन्होंने क्या चेंजेस किए, दे बैंड स्कॉटिश लैंग्वेज एंड कल्चर। नो डाउट हमने क्या देखा था कि जो इंग्लिश पीपल थे दोस्त वो पावरफुल, ठीक है, उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी और वो जहाँ भी उनका रूल था दे वांटेड टू चेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देम, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो अब सबसे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड में क्या चेंजेस करने शुरू किए, दे बैंड स्कॉटिश लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज को उन्होंने बैन कर दिया, उनके कल्चर को उन्होंने बैन कर दिया। और जिन लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी, यानी दोज हु ट्राइड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट देम, उनको क्या किया, ड्रोव अवे मैनी ऑफ द स्कॉट्स, उनको क्या किया, उनको देश से ही निकाल दिया कि अगर तुम हमारे अंडर हमारे अकॉर्डिंग नहीं रह सकते तो देश से निकल जाओ। उन लोगों को देश निकाला दे दिया गया, देश से उनको निकाल दिया गया। दिस वॉज नॉट द एंड। तो यहाँ पर अभी ये नहीं था कि उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में कर लिया तो स्टोरी फिनिश, नो, इट वॉज अ बिगनिंग आफ्टर लॉन्ग स्पैन विद अ प्रॉपर प्लानिंग। तो ये तो उनकी एक नई शुरुआत थी जिससे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड पर कब्जा किया एंड नाउ देयर नेक्स्ट टारगेट वाज आयरलैंड। सो दे वांटेड टू कंट्रोल द आयरिश एज वेल। अब वो आयरलैंड के ऊपर भी क्या करना चाहते थे, अपना कब्जा करना चाहते थे। और आयरलैंड की अगर हम लोग बात करें, आयरलैंड में बेटा 2 people lived there, two religious group, not people, 2 religious group lived there. First were the Protestants and second were Catholic.
ये क्या है, ये दोनों ही अगर हम लोग बात करें रिलीजन की, दीज बोथ ग्रुप्स रिलेटेड टू क्रिश्चियन, ठीक है, ये दोनों ही जो है क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड हैं। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जैसे होता है ना कुछ बहुत सारे हमने धर्मों के बारे में पढ़ा था, मुस्लिम धर्म में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसे क्रिश्चियन धर्म में हुआ कि लोगों की जब सोच बदलने लगी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ऐसे क्रिश्चियंस में क्या हुआ, ये भी दोनों ही क्रिश्चियन धर्म के ही लोग हैं, लेकिन ये अलग अलग बंट गए और इनको 2 अलग नाम दे दिए गए, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट कौन थे? प्रोटेस्टेंट वो लोग थे दोज हु बिलीव्ड ओनली इन बाइबल, ये लोग सिर्फ जीसस क्राइस्ट और बाइबल में विश्वास करते हैं, ठीक है। प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं बेटा जो सिर्फ जीसस क्राइस्ट एंड बाइबल में विश्वास करते हैं। लेकिन जो कैथोलिक पीपल थे वो कौन है? वो हैं जो नो डाउट बाइबल में और जीसस क्राइस्ट में तो विश्वास रखती हैं, लेकिन दे हैव देयर बिलीव इन पोप। वो सोचते हैं कि ही इज़ द गॉड ऑन द अर्थ, तो वो उसको भगवान का दर्जा देते हैं। तो इस तरीके से इनकी क्या होगी, इनके बीच में डाइवर्जेंस हो गए और ये इनकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए क्रिश्चियन धर्म के लोग। अब आयरलैंड में यही दोनों ग्रुप्स थे, द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट। द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट डिड नॉट गेट अलोंग, और क्योंकि अब हमने देख लिया कि इनकी सोच ही अलग थी, तो ऑफकोर्स ये लोग आपस में मिलकर तो रह नहीं सकते, इन लोगों के धार्मिक विचार ही अलग थे। और साथ साथ क्या था, जो कैथोलिक पीपल थे ना, वो नहीं चाहते थे कि क्या करें, प्रोटेस्टेंट्स जो है उनकी कंट्री में रही। कैथोलिक अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, आयरलैंड में कैथोलिक मेजॉरिटी में थे। दोबारा से देखेंगे यहाँ पर, आयरलैंड में जो कैथोलिक थे दोज वर इन मेजॉरिटी, ओके, और जो प्रोटेस्टेंट थे दोज वर इन माइनॉरिटी। लेकिन होगा क्या, जब इंग्लैंड ने सोचा कि मुझे किस पर कंट्रोल करना है, आयरलैंड पर, इंग्लैंड ने सोचा कि मुझे आयरलैंड पे कंट्रोल करना है, तो व्हाट दे डिड, दे हेल्प प्रोटेस्टेंट्स, क्योंकि जो इंग्लिश पीपल थे दोज वर आल्सो क्रिश्चियंस, दे आल्सो बिलीव्ड इन बाइबल, तो दे सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट्स। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि जो कैथोलिक थे वो प्रोटेस्टेंट्स को अपने देश से निकालना चाहते थे, तो उन्होंने उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था इसका फ़ायदा उठाया और किसको अपने कब्जे में लिया, प्रोटेस्टेंट्स को, उनका विश्वास जीता और उनका साथ दिया। तो द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स टू बिकम पावरफुल इन आयरलैंड। उनकी पावर क्या की उन्होंने आयरलैंड में बढ़ाई, और उसके साथ ही क्या किया, द कैथोलिक डिड नॉट वांट द प्रोटेस्टेंट और द इंग्लिश टू रूल आयरलैंड। अब जो कैथोलिक्स थे उन्होंने इस चीज़ को रिवोल्ट किया, ऑफ कोर्स, क्योंकि ना तो वो प्रोटेस्टेंट को चाहते थे कि उनके देश के ऊपर, उनके देश में वो रहे, अब ऊपर से इंग्लिश भी चाहते हैं कि वो उनके ऊपर रूल करें, द पीपल फ्रॉम इंग्लैंड। तो कैथोलिक्स वर अगेंस्ट दीज 2 ग्रुप्स, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश बट दे फेल्ड। उन्होंने आंदोलन किया अपने आप को अलग रखने का, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। तो नहीं हुए तो फाइनली क्या हुआ, आयरलैंड हैड टू जॉइन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आयरलैंड को इसका हिस्सा, किसका, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनना पड़ा। यहाँ पे मैप देखेंगे बेटा ध्यान से, दिस कंप्लीट इज अ मैप ऑफ आयरलैंड। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा आपको रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ओनली दिस वाज द पार्ट विच बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो बाकी आयरलैंड था वो सेपरेट है, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। So this part of Ireland is separate, which consider itself as a republic nation. जबकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है that is a part of the United Kingdom of Great Britain. तो इस तरीके से जो है ब्रिटेन was now a newly made nation and it got its new symbols. अब वो एक नया एक तरीके से राज्य बन चुका था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 1283 में वेल्श को मिलाया अपने साथ, उसके बाद उन्होंने 1707 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया, स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया। फिर आगे जाके फ्यूचर में व्हाट दे डिड, उन्होंने आयरलैंड को भी अपने साथ मिला लिया। तो इतना सब होने के बाद अब क्या हुआ, उन्होंने अपने कुछ नेशनल सिंबल्स बनाने शुरू किए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने आपके मैप है, इट्स फ्लैग वाज नोन एज द यूनियन जैक।
तो ब्रिटेन का जो नया फ्लैग था उसका नाम क्या रखा गया, यूनियन जैक। देन उन्होंने अपना एक नेशनल एंथम बनाया और जो उनका नेशनल एंथम था उसका नेम था गॉड सेव द क्वीन। क्या नेम था उनके नेशनल एंथम का, गॉड सेव द क्वीन। ये जो है ब्रिटिश नेशनल एंथम था जिसको पूरा यूके का नेशनल एंथम बना दिया गया। सो दिस वॉज द कंप्लीट यूनिफिकेशन, जिसके बाद ये मैप हमारे सामने, या आप कह सकते हो कि जो प्रेजेंट फॉर्म है, दिस वॉज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ यूके। इसमें से आप ये ग्रीन पार्ट अगर हटा देते हैं तो दिस वॉज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो दिस वॉज हाउ द यूके और द ब्रिटिश आइलैंड गॉट यूनिफाइड टू बिकम अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आप लोगों के सामने कई बार टर्म आती है बेटा, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों में डिफरेंस है। ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है, सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्श। सिर्फ अगर आप इन 3 रीजन्स को ऐड करते हैं वो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, ठीक है। यानी 1707 में जो है ग्रेट ब्रिटेन बना था अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707। लेकिन जब आयरलैंड भी, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस पोर्शन, जब ये पोर्शन भी ब्रिटेन के कब्जे में आ गया या ब्रिटेन में ऐड हो गया, उसके बाद अब इसको क्या नाम दिया गया, यूके। आप इसको यूके के नाम से जानते हैं। तो दिस कंप्लीट इज यूनाइटेड किंगडम, ओके, एंड ओनली दिस पार्ट इज Great Britain. So this was how Great Britain got unified without any war. कोई वॉर नहीं हुआ। जो छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए वो भी किस लिए हुए कि हम ऐड नहीं होना चाहते, वो अपने आप को सेपरेट करना चाहते थे। बाकी नेशंस में हमने क्या देखा, जर्मन किसी दूसरे देश से अलग होकर एक राष्ट्र बना, इटली ने अपने आप को दूसरे देशों से आज़ाद करवाया। लेकिन यहाँ की स्टोरी अलग है। एक तो इतना लंबा प्रोसेस है, कोई किस तरह का युद्ध नहीं हुआ देशों को अपने आप दूसरे देशों से अलग करने के लिए। और तीसरी चीज़ क्या हुई कि छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर एक नेशन जो है बनाया गया, विच वॉज फाइनली कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। So students, here our today's topic is finished. I hope that the topic is clear to you all. Still, if you have any doubt, you can ask me. Till then, have a good day.